Hello everyone. So today what we will discuss Sanger sequencing. So Sanger sequencing अगर हम कहें तो name suggest Sanger and sequencing. Sanger it's a name of scientist who developed this technique or who discovered this technique, and sequencing means something which we have to decode. और यहाँ पे sequencing किस चीज से related है? यहाँ पे sequencing जो है हमारी DNA से related है. तो इसमें क्या होता है, सैंगर सीक्वेंसिंग में हम किस चीज को डिकोड कर रहे हैं? डीएनए सीक्वेंसिंग. आजकल हम लोग एनजीएस भी यूज करते हैं, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो बहुत ही हाई थ्रूपुट एक प्लेटफॉर्म है. बट फिर भी अगर हम सैंपल के वैलिडेशन के लिए जाते हैं तो फिर भी हमारे पास जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है दैट इज सैंगर सीक्वेंसिंग. सो वी शुड नो द बेसिक ऑफ सैंगर सीक्वेंसिंग. जो सैंगर सीक्वेंसिंग थी, इसमें ये जो फ्रेडरिक सैंगर थे, उन्होंने 1977 में ये टेक्निक डेवलप करी और ये हमारे लिए आजकल गोल्ड एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड जो मेथडोलॉजी है, ये टेक्निक है, वो यूज होती है. तो इसको सैंगर सीक्वेंसिंग को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम उसको क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेशन. क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग. मतलब अगर हम सीक्वेंसिंग करेंगे तो किस किस बेस पे करेंगे? चेन टर्मिनेट करके. चेन टर्मिनेट करके मतलब चेन को ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एंड जब सीक्वेंसिंग होगी तो ब्रेक ब्रेक आधे आधे फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग होगी. अब इसमें जो आपका ये जो आपका सैंगर सीक्वेंसिंग है, इसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी में ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है. तो अब हम देखेंगे कि सैंगर सीक्वेंसिंग बेसिकली इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए इन द मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी. तो इसके कंपोनेंट्स क्या बन जाते हैं? तो अगर हमने सीक्वेंसिंग करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो होना चाहिए हमारे पास पीसीआर बफर. तो पीसीआर कंपैटिबल बफर, जिसमें हमारा पीसीआर पॉलीमराइजेशन जो है वो चलती ही रहे, बफर. दूसरा, उस बफर के अंदर क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए ताकि आपकी सीक्वेंसिंग हो सके. तीसरा, उसमें तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इसमें? डीएनटीपीज. तो आपके न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेजेस होते हैं, ऑल एटीजीसी. तो आपके चारों न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनटीपीज जो है वो उसमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए. और फोर्थ है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज डाईडिऑक्सी एंटीपीज. डाईडिऑक्सी एंटीपीज. तो ये भी क्या है? एंटीपीज ही है, बट इसमें क्या है? एक और ऑक्सीजन एटम की डेफिशिएंसी है. तो डाईडिऑक्सी मतलब इसमें दो पोजीशन पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, वो हम अभी देखेंगे. अब इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ये यहाँ पे यूज होते हैं. तो डाईडिऑक्सी की वजह से ही हमारा जो टर्मिनेशन होता है चेन का, वो इन्हीं वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी वजह से ये होता है. एंड एडिशन ऑफ दीज डाईन्यूक्लियोटाइड जो आपके डाईडिऑक्सी एंटीपीज हैं, इनकी रैंडम, दैट इज अ रैंडम प्रोसेस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज एंटीपीज, डाईडिऑक्सी एंटीपीज, जिसकी वजह से आपका जो चेन टर्मिनेट होता है. तो आपका जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए आपके इसमें? एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, जो आपकी पॉलीमराइजेशन करते हैं. सिक्स कंपोनेंट क्या है इसमें? प्राइमर. तो एक नॉर्मल पीसीआर की तरह इसमें भी वही सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके सैंगर सीक्वेंसिंग में यूज होते हैं. तो आपके क्या आएंगे इसमें? प्राइमर. इस सैंगर सीक्वेंसिंग में जो प्राइमर होगा वो आपके दोनों प्राइमर, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर नहीं होंगे. इसमें जब सीक्वेंसिंग चलेगी तो आपके सिंगल प्राइमर चलेगी, या तो आपके पास फॉरवर्ड प्राइमर होगा और आपके पास रिवर्स प्राइमर होगा. दोनों में से हम एक ही प्राइमर एट ए टाइम यूज करेंगे. इफ वी हैव टू डू बाई डायरेक्शनल, देन वी हैव टू सेट अप टू सेट्स ऑफ रिएक्शन विद वन ईच ऑफ प्राइमर. अगर मेरे को कोई एक फ्रैगमेंट है, मान लेते हैं कि फ्रैगमेंट है, इसको सीक्वेंस करना है बाय डायरेक्शनली, तो मुझे फॉरवर्ड प्राइमर भी यूज करना पड़ेगा एक रिएक्शन में, और वैसे ही आपका सेम वैसा दूसरा रिएक्शन बनेगा जिसमें आप रिवर्स प्राइमर यूज करके उसको आप सीक्वेंस करेंगे. देन वी हैव टू अलाइन द सीक्वेंसेस एंड वी विल गेट द कंसेंसस. सो ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो हमारे इस सैंगर सीक्वेंसिंग के पीसीआर में यूज होते हैं. अब अगर हम बात करें डीएनटीपीज की, डाईडिऑक्सी की, तो अगर हम ये देखें, ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये हमारा सेकंड कार्बन है, ये हमारा थर्ड कार्बन है. थर्ड कार्बन के ऊपर हमारे पास OH ग्रुप होता है. यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा
और यहाँ पे आपकी CH2 आपका जो फॉस्फेट जो है वो ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी आपके पास नेक्स्ट बेस आएगा तो उसका जो आपका ये जो आपका CH2 जो आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है PO42 नेगेटिव, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आपके ऑक्सीजन एटम पे अटैक करता है। यहाँ से आपके दो फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट जो है वो आपके बाहर निकल जाएंगे और ये यहाँ पे आपका जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। बट डाइडिऑक्सी जो आपके DNTPs हैं, डाइडिऑक्सी एनटीपीज हैं, इनमें क्या होगा, आपका जो थर्ड वाला पोजीशन है यहाँ पे आपका क्या होगा, सिर्फ H, क्या होगा H। तो बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नहीं है तो फॉस्फेट ग्रुप का अटैक नहीं होगा और यहाँ पे आपके पास पायरोफॉस्फेट बाहर नहीं रिलीज होगा, तो आपके पास ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो नहीं बनता है। और ये जब बॉन्ड आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा तो आपका जो है चेन जो है वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि जब भी हम सीक्वेंसिंग करने लगेंगे और जब हम एक ही प्राइमर यूज करेंगे, अब इस केस में अगर मैं सिर्फ एक प्राइमर यूज करूंगी तो आपके पास जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे सीक्वेंसिंग उसके लिए, जो आफ्टर PCR एम्पलीफिकेशन के लिए, तो सिर्फ अगर आपने फॉरवर्ड वाला प्राइमर यूज किया तो आपका फॉरवर्ड वाले ही आपके सीक्वेंसेस जो लीनियर जो एम्पलीफिकेशन होगा सिर्फ फॉरवर्ड टाइप के बनेंगे। अगर मैंने रिवर्स यूज किया है तो आपके पास रिवर्स टाइप के बनेंगे। लेकिन जब आपके पास ये किस तरह की एम्पलीफिकेशन है, आपकी लीनियर एम्पलीफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे एक से एक बन रहा है, क्योंकि एक ही टाइप के फ्रेगमेंट जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है, आइदर फॉरवर्ड और आइदर रिवर्स। ऐसी इसमें एक और चीज भी है, सपोज मैंने मेरे यहाँ पे आपका डाइडिऑक्सी इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट, तो आगे आपकी पॉलीमराइजेशन नहीं होगी, उसकी वजह से आपकी चेन जो है वो क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट कर जाएंगी। जब आपकी चेन जो है वो टर्मिनेट कर जाएंगी, सो यू विल हैव अ लैडर पैटर्न। तो लैडर पैटर्न कैसे आएगा, जब आप इस सैंगर सीक्वेंसिंग में, अब आपने सैंगर सीक्वेंसिंग का PCR कर लिया है, लीनियर एम्पलीफिकेशन हो चुका है, आपने सिंगल प्राइमर से अपना प्रोडक्ट बन चुका है। सो अब आप क्या करेंगे, उस सीक्वेंसिंग PCR को जो प्रोडक्ट है उसको यू हैव टू वॉश इट, बिकॉज उसके अलग अलग आजकल प्रोटोकॉल आते हैं, उसमें ऑटोमेटेड वॉशिंग भी है और दे हैव मैनुअल वॉशिंग ऑल्सो। तो जब आप इसको वॉश करेंगे प्रोडक्ट को, बिकॉज यू डोंट वांट टू हैव एनी अदर प्रोडक्ट्स, तो आप क्या करेंगे, आप उसको वॉश करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके पास आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट में आप ये जो आपका प्रोडक्ट आ गया वॉश करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक लैडर पैटर्न बनेगा, जिसमें आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि आपने जब ये प्रोडक्ट्स हैं ये सारे इस तरह से अरेंज हैं, ये कैसे अरेंज हुए, और ये जो लैडर पैटर्न बनना है हमारे पास सिंगल बेस चेंज पे, ये हमारे पास कैसे बनेगा, ये आप बहुत सारी इमेजेस में ऐसे देखोगे। तो ये लैडर पैटर्न कैसे बनेगा, हमारे पास जो सैंगर सीक्वेंसिंग है वहां पे पॉलीक्रिलामाइड जेल बनता है, कैपिलरीज में जेल डाला जाता है, वो जो जेल है उसकी जो डिफरेंशिएशन है, इट कैन डिफरेंशिएट सिंगल बेस चेंज। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, सपोज ये आपका यहाँ पे आपका DNTPs ऐड हो रखा है, यहाँ पे ATGTCAGGTCCGTA सपोज, और ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो क्या है, हमारे डाइडिऑक्सी एंटीपीज जो रैंडमली हमारे सीक्वेंसेस में इनकॉर्पोरेट हुए और जिन्होंने चेन टर्मिनेशन किया। जब ये पॉलीक्रिलामाइड जेल में आप इन सारे फ्रेगमेंट्स को रन करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट वो इस तरह से आपके सेपरेट हो जाएंगे। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सबसे कम होगा वो फास्टर मूव करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो पीछे रह जाएगा। सो यू विल हैव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका क्या चलेगा, आपका ये जो बेसिस है वो अरेंज होते हैं। एंड ये जो आपके ATG जो आपके डाइडिऑक्सी एंटीपीज होते हैं, इनमें अब मैं बोलूंगी कि ये तो अरेंज हो गया, बट हाउ आई विल डिटेक्ट द सिग्नल, तो सिग्नल के लिए ये जो आपका डाइडिऑक्सी एंटीपीज है इसमें क्या होता है, फ्लोरेसेंट टैग्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्रोमेटोग्राम आता है। तो फ्लोरेसेंट अटैच, अब जैसे मैंने बोला ए जो है मैंने उसको रेड कलर के फ्लोरेसेंट टैग से अटैच किया, टी को मैंने ब्लू से, तो आपके पास 4 कलर कोडेड आपके पास क्रोमेटोग्राम डेवलप होता है, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। तो
तो ये 4 कलर जो हैं आपको पता चल जाएंगे। फ्लोरेसेंट जैसे ही इसके ऊपर लेजर डाला जाएगा तो इट विल फ्लोरेस, तो आपको पता चल जाएगा कि ए के बाद जी है, बिकॉज आपका यह सबसे पहला सबसे छोटा जो फ्रेगमेंट है उसमें ए आ रहा है, ए के बाद जी के बाद टी, तो यू विल came to know the sequence of that particular fragment target G, जिसका हम सीक्वेंस जानना चाहते हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर पर्टिकुलर आपके पास एक पैटर्न बनता है, और ये जो पैटर्न बनता है ये किस फॉर्म में बनता है? पीक्स की फॉर्म में। तो ये किसकी फॉर्म में बनता है? पीक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे ए टी जी सी जी सी, इस तरह से आपके पास एक प्रॉपर पर्टिकुलर लैडर, जो एक क्रोमेटोग्राम जो है वो आजकल मशीन जो है वो ऑटोमेटेड जो मशीन्स है वो आपको प्रोवाइड करती है। सो यू केम टू नो कि आपका जो सीक्वेंस है वो कितना अच्छा जो है सीक्वेंस हुआ है। ये क्रोमेटोग्राम अगली नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि हाउ टू रीड अ क्रोमेटोग्राम, क्या एक क्रोमेटोग्राम किस तरह से रीड किया जाएगा, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारे सीक्वेंसेस जो हैं वो अच्छे सीक्वेंस हुए हैं या सीक्वेंस जो है वो ठीक सीक्वेंस है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में देखेंगे। बट आज हम क्या देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा? पीसीआर बफर चाहिए जो बफर में जो पीएच को मेंटेन करके रखेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए बिकॉज मैग्नीशियम आयन दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि वो डाइवेलेंट आयंस है। इसमें हमने देखा इसमें बहुत बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग पीसीआर सो वी नीड डीएनटीपीज, तो डीएनटीपीज चाहिए होंगे। डाइडिऑक्सी एंटीपीज इसलिए चाहिए, और वो भी फ्लोरेसेंट लेबल, बिकॉज वी वांट टू टर्मिनेट द सीक्वेंस फर्स्ट। सेकेंड, हम इसलिए उसको बिकॉज वो लेबल होंगे और लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होंगे एंड दे आर फ्लोरेसेंट लेबल, तो आपके पास एक पूरा प्रॉपर फ्लोरेसेंट लेबल का एक क्रोमेटोग्राम जो डेवलप होता है। यहाँ पे टैग पॉलीमरेज होगा जो पीसीआर करेगा, और यहाँ पे आप प्राइमर यूज करोगे इधर फॉरवर्ड और एनी काइंड ऑफ रिवर्स प्राइमर। सो दिस इज ऑल बेसिक ऑफ सैंगर सीक्वेंसिंग। अगर अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि ये तो हमने बात कही, ये सारे कंपोनेंट्स की बात कही, ये सेम कंपोनेंट कॉमन थे आपके जो पुराने जमाने में जब फ्रीडरिक सैंगर ने जब ये टेक्निक डेवलप करी थी तो उस टाइम पे भी ये सारी चीजें थी। बट उस टाइम पे हमारे पास क्या नहीं था? फ्लोरेसेंट टैग्स नहीं थे। क्या नहीं था हमारे पास? फ्लोरेसेंट टैग नहीं थे। तो उस टाइम पे जो मैनुअल मेथड यूज होता था, तो क्या होता था आपका? मैनुअल सीक्वेंसिंग। तो मैनुअल सीक्वेंसिंग में क्या होता था? हमारे पास सारी चीजें होती थी without, but these dideoxy NTPs they are not labeled with fluorescent tags, they are labeled with आपके किससे लेबल्ड होते थे? ये आपके किससे लेबल्ड होते थे? आपके रेडियो लेबल्ड होते थे। तो इसमें क्या होता था? अब मैनुअल मेथड में क्या होता था? हमारे पास 4 सेट्स ऑफ ट्यूब्स बनते थे, ठीक है, 4 सेट्स ऑफ ट्यूब बनते थे। अब इसमें क्या होता था? अब जैसे मैंने इसमें डीएनटीपीज डाल दिए नॉर्मल वाले, बाकी सारा ये एक्शन मिक्सचर पीसीआर बफर मैग्नीशियम क्लोराइड एंजाइम प्राइमर सब कुछ चलेगा। बट इसमें जो डाइडिऑक्सी डलेगा एनटीपी, वो एनटीपी नहीं डाला, एटीपी डाल दिया। मान लो इस रिएक्शन में क्या डाल दिया मैंने? एटीपी ए। इसमें मैंने डाइडिऑक्सी जो था रेडियो लेबल, इसमें मैंने क्या डाल दिया? जी। और नेक्स्ट ट्यूब में मैंने डाल दिया सी, और इसमें डाल दिया मैंने टी। अब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा 4 ट्यूब्स में, अलग अलग 4 ट्यूब्स में, एक ही सैंपल की 4 ट्यूब्स में आपके पास एक ही प्राइमर से इधर फॉरवर्ड और रिवर्स से आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका पीसीआर प्रोडक्ट जो है वो पीसीआर चलेगा, सीक्वेंसिंग पीसीआर चलता था। और फिर उसके बाद इसको जब स्लैब जेल पे, यहाँ पे क्या यूज होता था? स्लैब जेल। क्या यूज होता था? स्लैब जेल। तो इसमें 4 लेन्स में आपका प्रोडक्ट जो थे, चारों ट्यूब्स के प्रोडक्ट जो है वो लोड करे जाते थे। अब मैंने यहाँ पे चला दिए, यहाँ पे भी कुछ फ्रेगमेंट बने, यहाँ पे भी कुछ फ्रेगमेंट बने, यहाँ पे भी कुछ फ्रेगमेंट बने, और यहाँ पे भी कुछ फ्रेगमेंट बने। तो चारों में अपने अपने फ्रेगमेंट हुए। बट इनमें एक चीज क्या था? जैसे हमारे ये ऑटोमेटेड में 1 ट्यूब था, एक ही में सब कुछ चल रहा था, और क्योंकि फ्लोरेसेंट लेबल्ड आपके डाइडिऑक्सी एंटीपीज यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा? रेडियो लेबल्ड एटीपी यूज होगा। तो जितने भी यहाँ फ्रेगमेंट बनेंगे, टर्मिनेट होंगे, वो सिर्फ डाइडिऑक्सी एटीपी की वजह से टर्मिनेट होंगे। यहाँ पे सिर्फ जी की वजह से, यहाँ पे सी की वजह से, यहाँ पे टी की वजह से। तो यहाँ पे सिर्फ ऑल फ्रेगमेंट्स आर बिलोंग टू ए ओनली, यहाँ पे जी ओनली, सी ओनली एंड टी ओनली। बट जब हम इनको जेल पे लोड करते थे तो सबसे पहले छोटा बड़ा, उससे बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे करके एक आपके पास पूरा लैडर पैटर्न बनता जाता था। इस तरह से आपका यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी और यहाँ पे टी। तो इस तरह से आपके पास ऐसा ऐसा एक पूरा एक लैडर पैटर्न बनता जाएगा, राइट। अब मैनुअली इस
जब आप इसको एक्सरे से इसका आप जब एक्सरे फिल्म पे इस पे डेवलप करते थे, बिकॉज रेडियो लेबल्ड है तो एक्सरे फिल्म डेवलप करना पड़ेगा, तो जब आप डेवलप करते थे तो आपके पास एक ऐसा पैटर्न एक्सरे फिल्म में डेवलप होता था। तो जैसे आपके पास ये एक्सरे का ऐसा पैटर्न डेवलप हुआ, तो उसमें फिर यू हैव टू मैनुअली सी कि इसका इस फ्रेगमेंट का साइज कितना है। मान लो इसका 30 बेस पेयर था, तो इसका मान लेते हैं 30 बेस पेयर था। तो अगर इसका 31 नहीं था मान लो, तो ये अगर ये इसके बाद आया तो 31, अगर ये 32 था तो 32, अगर मैं ये बोलूं कि ये तो 25 था या 29 था, तो सबसे पहला फ्रेगमेंट क्या बनेगा, सी के साथ। तो इस तरह से वो एक एक करके चारों फ्रेगमेंट को लेबल उनके साइज के बेस पे उनको एनालाइज करते थे और सीक्वेंस निकालते थे। तो ये जो पुरानी जो मैनुअल मेथड था सैंगर ने जो डेवलप करा था, दैट इज योर ओल्ड मेथड, जिसमें हम मैनुअली ए जी सी टी अलग अलग ट्यूब्स में रिएक्शन लगा के एक ही प्राइमर से सबको जेल पे और एक्सरे फिल्म डेवलप करके फिर हम मैनुअली इसका रीड करते थे। बट आजकल हमारा सब चेंज हो गया, हाई थ्रूपुट हो गया, एंड ऑल दोज थिंग्स वी डोंट हैव टू रन स्लैब जेल। इंस्टेड ऑफ स्लैब जेल हम क्या रन कर रहे हैं आजकल, कैपिलरी जेल। तो वेरी फाइन कैपिलरी जेल्स में आपके जो कैपिलरीज हैं उनमें क्या होगा, पॉलीक्रिलामाइड जेल का आपका एक जो जेल है बनाया जाएगा। उसमें हमारा 1 ट्यूब टेस्ट जिसमें हमारे पास सारे फ्लोरेसेंट लेबल डाइडिऑक्सी एंटीपीज ऐड किए हुए थे, ये वाला मिक्सचर जो है वो मिक्स करके पीसीआर करके प्यूरिफाई करके और जेल में लोड करके, जैसे इसको जेल में लोड कर दिया, सो वो आपके पास क्या क्या बना देता था, एक क्रोमेटोग्राम। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, क्रोमेटोग्राम। पहले शुरू के 60 बेस पेयर हॉच पॉच, 30 to 40 बेस पेयर आपके बहुत ही हॉच और डाई ब्लॉब्स आने शुरू हो जाते हैं। देन यू विल हैव वेरी क्लियर पीक्स ऑफ डिफरेंट बेसिस, सपोज दिस इज जी, दिस इज टी, दिस इज ए। तो इस तरह से आपके पास पूरा एक कलरफुल क्रोमेटोग्राम आएगा, और इसमें जो पीक्स होंगी वो 4 कलर कोडेड होती हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑटोमेटेड एंड मैनुअल सीक्वेंसिंग। तो मैनुअल सीक्वेंसिंग एंड ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग में वी हैव सीन द डिफरेंस। सो अगर हम एक फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कैसे इसको मैनुअली और ऑटोमेटेड को डिफरेंस कर सकते हैं। मैनुअली कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास, अगर मैं ये कहूं, मैं इधर ऑटोमेटेड लिखा है और मैंने यहाँ पे मैनुअल लिखा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड में क्या होता है हमारा, सिंगल ट्यूब। ऑटोमेटेड में क्या बनता है, सिंगल ट्यूब। रिएक्शन क्या होगा, सिंगल ट्यूब। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, मल्टी ट्यूब। क्या बनेगा, मल्टी ट्यूब रिएक्शन बनेगा। इसमें हमारे पास फ्लोरेसेंट लेबल्ड जो आपके डाइडिऑक्सी एंटीपीज होंगे, डाइडिऑक्सी एंटीपीज जो होंगे वो क्या होंगे, फ्लोरेसेंट लेबल्ड। बट यहाँ पे क्या थे हमारे पास, रेडियो लेबल्ड। जो डाइडिऑक्सी एंटीपीज थे वो क्या थे, रेडियो लेबल्ड थे। ठीक है, यहाँ पे हम जेल कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैपिलरी जेल यूज कर रहे हैं, कैपिलरी जेल्स यूज कर रहे हैं। पॉलीक्रिलामाइड जो कैपिलरी में रन होता है, वेरी फाइन कैपिलरीज। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्लैब जेल। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, स्लैब जेल। बड़ा सा स्लैब जेल बनाएंगे, उसमें हम चारों अलग अलग प्रोडक्ट को लोड करेंगे, देन मैनुअल। यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन होता है वो आपका सारा ऑटोमेटेड है, मतलब यू विल गेट योर क्रोमेटोग्राम ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पे क्या होता था, आपको सारा मैनुअली रीड करना पड़ता था, सारा क्या करना पड़ेगा, मैनुअली रीड करना पड़ेगा। और ये जो रन है आपका ऑटोमेटेड में, अब आपका टाइम क्या हो गया, इसमें टाइम क्विक है, फास्ट है और टाइम शॉर्ट लगता है। बट ये क्या है, बहुत ही टीडियस और लॉन्ग प्रोसीजर है, बिकॉज यू हैव टू मैनुअली कैलकुलेट और एस्टिमेट। सो अगर हम देखेंगे तो मैनुअल और ऑटोमेट। अच्छा, एक और चीज, इसमें आपको एक्सरे जो है, एक्सरे फिल्म जो है वो डेवलप जो है वो नहीं करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको एक्सरे फिल्म जो है वो डेवलप करना पड़ता था, एक्सरे फिल्म जो है वो डेवलप करना पड़ता था, बिकॉज रेडियो लेबल्ड है तो आपको उसके लिए एक्सरे फिल्म पे उसको चलाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोमेटेड एंड मैनुअल सैंगर सीक्वेंसिंग। सो अब आपके पास क्रोमेटोग्राम आ चुका है,
आपके पास ऑटोमेट मशीन ने आपको क्रोमेटोग्राम दे दिया है, अब आपने उसको क्या करना है, मैं उसको एनालाइज करना है। अब ये वाली टेक्निक तो पूरा एबॉलिश हो चुका है, ये वाली टेक्निक यूज नहीं करी जाती है, बट ये वाली आजकल हमारे पास है एंड दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, सो वी शुड नो हाउ टू रीड द फाइल्स। तो इसमें जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वो किस फॉर्म में आता है, एबीआई फाइल्स में आता है। तो हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ योर एबीआई फाइल्स, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें एक बहुत बेसिक लेवल पे, नॉट दैट बायोइन्फॉर्मेटिक लेवल बट बेसिक लेवल पे वी शुड नो हाउ टू रीड दोस एबीआई फाइल्स। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है सैंगर में, सैंगर सीक्वेंसिंग में, तो आप पूछ सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, एंड नेक्स्ट क्लास में व्हाट विल सी द ABI, how to read or how to check the quality of ABI files which we receive from your automated Sanger sequencing. Thank you.